हेलो कॉलेज स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम चर्चा करने वाले हैं यूनिट नंबर 13 पे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड एग्रेरियन रिलेशन। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा आता है नहीं, बट इंपॉर्टेंट यूनिट है बिकॉज प्रीवियस आस्क किए गए हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो 700 टू 1200 सीई, ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जहां पे लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया, रूलर्स के लिए, कॉमन जनता के लिए। ओके, बहुत ज्यादा हमें लैंड ग्रांट्स देखने के लिए मिले, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। रूरल लैंडलॉर्ड पीजेंट के बीच में एक रिलेशन सेटअप होता हुआ दिखाई दिया, और इसी से क्वेश्चन आता है कि एग्रेरियन रिलेशन बताओ रूरल लैंडलॉर्ड और पीजेंट के बीच में। अब इसी टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर काफी ज्यादा एक्सपेंड हो गया, लैंड ग्रांट बहुत ज्यादा बढ़ गया यानी भूमिदान, राइज ऑफ इंटरमीडिएरीज यानी काफी ज्यादा अदर कास्ट हमें देखने के लिए मिली, डेवलपमेंट ऑफ एग्रेरियन हायरार्की, एग्रीकल्चर में भी हमें एक हायरार्की देखने के लिए मिल रही है जहां पे सबसे ऊपर लैंड लॉर्ड, वैसे मैंने डिटेल में डाला हुआ, इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। लैंड लॉर्ड है, फिर पीजेंट्स है ना, फार्मर्स हैं, हाँ उसके बाद फार्मर है, फिर पीजेंट्स हैं, इस टाइप से। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा लैंड। लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ये मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन में ही। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था मेजोरिटी ऑफ द लोगों का, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पीपल होते थे वो ट्रेड वगैरह करते थे। और पॉलिटिकल पावर को भी लैंड से जोड़ा जाने लगा कि जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड होगा वही बहुत ज्यादा पावरफुल रूलर कहलाएगा। अब लैंड हमें क्या क्या चीजें दे रहा था? खाना दे रहा था, फूड प्रोडक्शन, खाना दे रहा था, रेवेन्यू दे रहा था सरकार को, एज वेल एज सोशल स्टेटस दे रहा था। जैसे मैं आपको बताया कि अगर सोसाइटी के अंदर भी किसी के पास काफी ज्यादा लैंड होगा तो लैंड लॉर्ड कहलाएगा, है ना। टाइप्स ऑफ लैंड देख लेते हैं। तो पहला टाइप है कल्टीवेटेड लैंड, जिसपे हम चीजें उगा सकते हैं, राइस, व्हीट, बार्ले, शुगर कैन, पल्सेस, ये मेन क्रॉप्स हुआ करती थी उस टाइम पीरियड की। नेक्स्ट लैंड है अनकल्टिवेटेड लैंड, ये जो वेस्ट है, बंजर जमीन, जंगल हो गए, बंजर एरियाज हो गए। अब किंग क्या करता था? इंकरेज करता था कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड, यानी इन लैंड्स को भी यूज में लाया जाए। हाउ? लोगों को दान देके, गरीब लोगों को दान देके, एज वेल एज इंस्टीट्यूशन जैसे कि टेम्पल वगैरह होते थे उनको दान देके। थर्ड टाइप ऑफ लैंड होता था रिलीजियस लैंड, जिसको किंग डोनेट कर रहा है, चैरिटी कर रहा है एक तरीके से। ब्राह्मण्स को जो लैंड दिया जा रहा है उसको ब्रह्मदेय कहते थे। टेम्पल्स के लिए दिया जाता था, मोनेस्ट्रीज बनने के लिए दिया जाता। मोनेस्ट्रीज किसकी बनती हैं? बुद्धिज्म में बनती थी मोनेस्ट्रीज। और ये लैंड टैक्स फ्री होता था, ठीक है। इस पे टैक्स लगाने का हक सिर्फ, मान लो अगर ब्राह्मण्स को दिया हुआ है, ब्रह्मदेय है लैंड, तो ब्राह्मण्स टैक्स लगाएंगे। अगर टेम्पल्स को दिया हुआ है तो टेम्पल टैक्स लगाएगा और वही वसूलेगा। मोनेस्ट्रीज को दिया गया है तो मोनेस्ट्री टैक्स लगाएंगे। इस पे किंग कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। थर्ड टॉपिक इज लैंड ग्रांट। अब भूमिदान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है मिडिएवल इंडिया में। हम जब किसी भी डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके, एंड मिडिएवल इंडिया में लैंड की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा थी, तो लैंड ग्रांट की इंपॉर्टेंस उससे ज्यादा थी। अब लैंड ग्रांट किस किस को दिया जाता था? मैंने आपको पहले बता दिया, ब्राह्मण को, मंदिर के लिए, मिनिस्टर्स को भी कभी खुश होकर राजा जो है दान दे देता था जमीन का। मिलिट्री चीफ्स को दिया जाता था जब वो कोई विक्ट्री जीत के आते थे। फीचर्स क्या है कि जो लैंड ग्रांट्स दिए गए ना, इनको कॉपर प्लेट्स पे रिकॉर्ड भी किया जाता था कि किसको कितना दान जो है राजा ने दिया है। ठीक है, यहाँ पे जब दान दे देते थे ना, तो उसका मतलब ये है कि उस लैंड पे राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, कि हम इस पे जो भी टैक्स लगेगा, उस पे जो पैसा आएगा वो उसी के पास चला जाता था। मान लो मिलिट्री चीफ को दे दिया तो उसके पास चला गया, ब्राह्मण दे दिया तो ब्राह्मण कलेक्ट करेंगे। लैंड ग्रांट का ये एक फीचर है, याद रखना हमेशा, कि जिसको लैंड दे दिया दान में वही उस पे रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा। इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका? पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, नए नए विलेजेस सेटअप हुए। नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि ये जो लोकल इलाइट्स थे ना, जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे राजा के दरबार में, उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई जब राजा उनको लैंड डोनेट करने लगा। ठीक है, डोनेट नहीं, एक तरीके से मतलब दान करने लगा। इसकी वजह से राजा जो है डायरेक्ट कंट्रोल अपना खोता जा रहा था, और एज वेल एज फ्यूडल टेंडेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, यानी जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड थे ना, इनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। यानी कि ये राजा को भी कंट्रोल कर रहे थे कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक 2 है रेवेन्यू सिस्टम। अब जब इतना सारा लैंड है तो उससे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए भी तो ऑफिशियल्स होते होंगे ना। अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ स्टेट रेवेन्यू। स्टेट के लिए, स्टेट के पास पैसा कहाँ से आता था? मेन सोर्स ऑफ इनकम था लैंड रेवेन्यू, जो लैंड से टैक्स आ रहा है। अदर सोर्स से ट्रेड, क्राफ्ट प्रोडक्शन वगैरह पे, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस पे जो भी टैक्स लगता है। लैंड रेवेन्यू को कहते थे भाग। तो 1/6 जो है सब लोग
जो भी उगाएंगे उसका 1/6 जो है किंग को देते थे एज अ टैक्स। पैसों में टैक्स नहीं दिया जाता था, प्रोड्यूस में टैक्स दिया जाता था, यानी सामान के थ्रू बार्टर सिस्टम होता था पहले। अदर टैक्सेस होते थे कर, भोग, निर्णय और उपारिका। उपारिका एक ऐसा टैक्स था जिसको राजा इमरजेंसी के टाइम में लगाता था। मान लो अगर जो पूरा एम्पायर है या जो राज्य है उसमें अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, या राजा का जो हम कह सकते हैं कोष भंडार होता है, जब वो खत्म होना स्टार्ट हो गया तो उस टाइम पे उपारिका टैक्स लगाया जाता था। थर्ड इज रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। अब इस रेवेन्यू को टैक्स को कौन कलेक्ट करता था? तो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे प्रॉपर कलेक्ट करने के लिए, विलेज हेडमैन होते थे, गांव के मुखिया, एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। प्रोसेस क्या होता था? तो पहले प्रॉपर असेसमेंट किया जाता था कल्टीवेटेड लैंड का कि कितना फर्टाइल है। अगर ज्यादा फर्टाइल है तो उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, ठीक है। अगर अच्छी फसल हो रही है तो उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा। फिर कितना प्रोड्यूस बच रहा है, ठीक है, पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद जो है उस पर टैक्स जो है लगाया जाता था कि इतना टैक्स जो है आपकी जमीन पे बनता है या आपको पे करना है। रोल ऑफ लैंड ग्रांट होल्डर्स। अब यहाँ पे लैंड ग्रांटीज का क्या रोल था? तो मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि जिस लैंड को जिसको डोनेट कर दिया गया उसी का राइट होता है उस पे टैक्सेस को कलेक्ट करना। पहला पॉइंट ये हो गया। कंट्रोल ओवर पीजेंट्स। अब जो पीजेंट्स है जो उनकी लैंड पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल हो जाता है लैंड ग्रांट होल्डर्स का, और इसी कारण इनको एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रिविलेजेस मिलती हैं। और क्योंकि जब ये इनको एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिविलेज मिल जाती है तो ये किंग के डायरेक्ट कंट्रोल को एक तरीके से खत्म सा कर देते हैं, ठीक है। और किंग काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है इनके ऊपर, इनके सपोर्ट के ऊपर। टॉपिक थर्ड है एग्रेरियन रिलेशन। तो सबसे ऊपर किंग, फिर नोबल्स कह लो या लैंडलॉर्ड कह लो, और उसके बाद पीजेंट्स या फार्मर्स हम बोले, जो किसान होते हैं। पीजेंट्स को हम कहते हैं कल्टीवेटर, जो बैकबोन है इकोनॉमी की, जो उगा रहे हैं। अब पीजेंट्स की भी तीन कैटेगरी है। फ्री पीजेंट है जिनके पास अपना लैंड है, थोड़ा बहुत है, इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत है बट अपना लैंड है। डिपेंडेंट पीजेंट, जो फ्री पीजेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, या फिर लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनके खेतों पे काम करते हैं। टीन एंड कल्टीवेटर होते हैं, कभी वो खेतों में काम कर रहे हैं, कभी वो कोई सामान बेच रहे हैं, ठीक है। तो टीन एंड कल्टीवेटर उनको कहते हैं जो जैसे किराएदार को हम टीन एंड कहते हैं ना, ऐसे ही कल्टीवेटर यानी जो पार्ट टाइम जॉब टाइप करते हैं, ठीक है। कंडीशन, पेड टैक्सेस टू द स्टेट। अब कंडीशन क्या होती है कि ये टैक्स पे करते हैं स्टेट को, ठीक है। डिपेंड ऑन लैंडलॉर्ड फॉर एसेस लैंड, यानी कि लैंड के लिए ज्यादा लैंडलॉर्ड पे डिपेंड होते हैं। अब लैंडलॉर्ड क्या करता है ना, अपनी जमीन अलॉट कर देता है इन फार्मर्स को और खुद हो जाता है फ्री। बस उसका काम क्या है भाई, अब खेती तुम करो, सब चीज तुम करो, चाहे फसल बर्बाद हो जाए तब भी मुझे क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड की जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा डोमिनेटेड होती जा रही थी। राइट ऑफ इंटरमीडिएट्स मतलब काफी सारे सोशल ग्रुप्स जो है बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे धीरे धीरे, जैसे कि ब्राह्मण्स, ठीक है, टेम्पल अथॉरिटीज, चीफ्स, ऑफिशियल्स। अब ये क्यों पावरफुल हो रहे थे आपने सोचा? इन्हीं लोगों को तो राजा लैंड ग्रांट दे रहा है, लैंड की वजह से ये लोग पावरफुल होते जा रहे थे। इन्हीं को तो लैंड ग्रांट कर रहा है राजा, तो इसी वजह से ये पावरफुल होते जा रहे थे। नेक्स्ट, विलेज सोसाइटी। अब गांव में क्या माहौल था? तो गांव बेसिक यूनिट होती है रूरल लाइफ की, ग्रामीण जीवन की। एंड विलेज इंस्टीट्यूशन, विलेज इंस्टीट्यूशन इन गांव में भी अब कुछ इंस्टीट्यूशन होगी जो गांव के लिए वर्क कर रही होंगी, तो उसमें आती थी विलेज काउंसिल्स। विलेज काउंसिल में गांव के जो भी निजी मामले वगैरह थे उनको रिजॉल्व कराया जाता था। आज के पंचायत को आप पुराने टाइम के विलेज काउंसिल से कंपेयर कर सकते हैं, सिमिलर होती थी। लोकल असेंबलीज होती थी कि भाई गांव के लिए विकास के लिए क्या क्या चीजें करनी है, और गांव का एक मुखिया होता था, हेडमैन होता था। फंक्शन क्या होता था इनका कि भाई कहाँ पे इरिगेशन की जरूरत है, कहाँ पे कुएं बनवाने हैं, लोकल डिस्प्यूट को सेटल आउट करना, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज रखना, ये इनके फंक्शंस होते थे। अब हम मेन चीज क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे मिडिएवल टाइम पीरियड में फ्यूडलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, यानी कि लैंडलॉर्ड का जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, बिकॉज उनके पास काफी ज्यादा लैंड आ गया है, उनकी पावर बहुत ज्यादा राइज हो गई है, और जो किंग है, किंग का कंट्रोल काफी ज्यादा कम होता जा रहा है, ठीक है। अब इस पे भी डिबेट है, कुछ हिस्टोरियंस ने बोला है कि लैंड ग्रांट्स की वजह से ये फ्यूडल स्ट्रक्चर आया, ठीक है। अदर सजेस्ट कि ट्रेड मार्केट एंड अर्बन सेंटर कंटिन्यू सो द प्रोसेस वाज नॉट यूनिफॉर्म। अब कुछ अदर हिस्टोरियन का कहना है ऐसा नहीं है खाली लैंड पे ही फोकस हो रहा था, ठीक है, ट्रेड मार्केट, इकोनॉमी के अंदर ट्रेड भी हो रहा था। अब ये डिबेट है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। अब ड्यू टू लैंड ग्रांट एग्रीकल्चर काफी ज्यादा एक्सपेंड हुआ, नए नए गांव बने, ठीक है।
इरिगेशन में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ। कौन कौन से न्यू एग्रीकल्चर रीजन स्टैब्लिश हुए? बंगाल, साउथ इंडिया में और डेक्कन के रीजन में। सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, मैं आपको पहले ही बता चुकी कि लैंडलॉर्ड की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई, ब्राह्मण्स की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई, और पीजन काफी ज्यादा डिपेंड हो गए लैंडलॉर्ड के ऊपर। इकोनॉमिक चेंजेस क्या है? कल्टीवेशन काफी ज्यादा एक्सपेंड करी, यानी एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ इनकम हो गया। रूरल सेटलमेंट, गांव में काफी ज्यादा सेटलमेंट बढ़े, ठीक है, यानी जो ऐसे इलाके थे जो जंगल हुआ करते थे उनको साफ किया गया और घर बनाए गए वहां पे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉर दिस पीडीएफ जॉइन टेलीग्राम। एंड वन क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन नंबर 3, इसको स्किप नहीं करना। एग्जामाइन द एग्रेरियन रिलेशन बिटवीन रूलर्स, लैंडलॉर्ड एंड पीजेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।